नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने-अपने घरों में एन्जॉय कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे सीटेट की। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि सीटेट हिंदी पेडागॉजी के हमने जो 50 क्वेश्चंस थे वो हमने पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 50 से आगे यानी कि 51 टू 100 जो क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं पार्ट 2। ठीक है? पार्ट 1 हमने इसका कवर कर लिया है, तो पार्ट 2 में हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस जो भी हैं उनको कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो सीटेट हिंदी पेडागॉजी वाली सीरीज़ है, ये आपको बहुत पसंद आ रही है। आप क्लास को कंटिन्यूअस अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हो, तो प्लीज़ क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं 51 से लेकर आगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 51 नंबर से क्वेश्चन है वो टॉपिक हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है कि हम कौन से टॉपिक से 10 क्वेश्चन जो हैं वो रीड करेंगे। तो टॉपिक यहाँ पर ये रहेगा कि ये जो भाषा प्रयोग और सामाजिक संदर्भ वाला यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट के रूप में हम आगे के क्वेश्चन जो हैं वो रीड करेंगे। तो यहाँ पर जो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि भाषा का प्रयोग। ठीक है? क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया गया है कि भाषा का प्रयोग, आगे 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको पता है। तो भाषा का प्रयोग से संबंधित हम जो अम यहाँ पर एक लाइन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो केवल वाली लाइन्स को एलिमिनेट कर दीजिए। ये जो केवल वर्ड है, ये एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है? जब भी आपको एग्ज़ाम में केवल या फिर जैसे कंठस्थ करना, रटना, इस तरह के जो भी वर्ड आते हैं, वो नेगेटिव टर्म में आते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इनको डिलीट कर देना है, जैसे केवल वाले वर्ड्स हैं। इन तीनों में ही जैसे आपको पता है, केवल पाठ्य-पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है या फिर केवल परीक्षा में होता है। ये तीनों ही जो है वो नेगेटिव टर्म है। तो हमारा सही ऑप्शन हमें सामने दिख रहा है कि सही जो उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो भाषा का प्रयोग जो है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ये वाला हमारा जो उत्तर है वो ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका आकलन करने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो ये है कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। ठीक है? विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, जैसे कि बच्चों से, जैसे हमने एक पीछे भी क्वेश्चन लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एक सुलेखा नाम की टीचर थी, वो बच्चों के साथ बातचीत करती रहती थी, तो वो बच्चों को एक अच्छा परिवेश देना चाहती थी कि बच्चे उसमें बात करें। ठीक है? तो यहाँ पर भी मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के लिए जब हम एक तरीका ढूंढते हैं, तो हम विभिन्न संदर्भों के ऊपर बातचीत करते हैं, इसलिए जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति है उसका हम आकलन जो है वो कर पाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर की भाषा और स्कूल की भाषा में डैश होना चाहिए। तो घर की भाषा और स्कूल की भाषा, घर की भाषा तो हो गई मातृभाषा और स्कूल की भाषा जो हो गई एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो हम बच्चे को स्कूल में सिखा रहे हैं। ठीक है? तो इन दोनों में क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो ये बात आती है कि दोनों में अलगाव होना चाहिए। तो अलगाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टकराव होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं, पूर्णतः भिन्न होनी चाहिए। दोनों लैंग्वेजेस जो घर पे बच्चा प्रयोग कर रहा है वो और जो बच्चा स्कूल में जाकर सीख रहा है वो दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है? तो दोनों लैंग्वेजेस में जुड़ाव या समरूपता सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। ठीक है? दोनों लैंग्वेजेस जो है बच्चा घर पे सीख रहा है, चाहे बच्चा स्कूल में लैंग्वेज सीख रहा है, तो दोनों में थोड़ा बहुत जो है वो जुड़ाव या समरूपता होनी ही चाहिए। ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा और विचार के संबंधों में चर्चा में अग्रणी हैं। तो भाषा और विचार के जब संबंधों में चर्चा की जाती है तो उनमें कौन अग्रणी है? तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक पूछे गए हैं, तो कौन से मनोवैज्ञानिक जो हैं वो अग्रणी रहेंगे? तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो कौन रहेंगे? तो इसमें अग्रणी रहेंगे ऑप्शन नंबर डी, वाइगॉत्स्की। ठीक है? वाइगॉत्स्की जो हैं वो उनका मानना था कि भाषा विचारों को दिशा देती है। ठीक है? वो सबसे ज़्यादा ये मानते थे कि बच्चा जो है जितना सोशल होके रहेगा उतना ही बच्चे में जो भाषा है उसके विचार हैं वो उत्पन्न अच्छे से हो पाएंगे। ठीक है? तो वाइगॉत्स्की सबसे अच्छा भाषा को एक दिशा देते हैं, कि वो मानते थे कि भाषा विचारों को दिशा देती है, इसलिए वाइगॉत्स्की इसमें इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है कि
अ, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कथन किसका है? तो समाज की महत्वपूर्ण भूमिका भी बायगॉत्स्की ही करते हैं, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, तो आपको 3 से 4 जो ये मनोवैज्ञानिक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 से 4 जो मनोवैज्ञानिक जैसे जीन पियाजे हो गए, कोहलर हो गए, वाइगॉत्स्की हो गए, चमस्की हो गए, स्किनर हो गए, ये सभी जो हैं इनके बारे में आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो वाइगॉत्स्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो मानते थे कि बच्चों में जो भाषाई विकास है उसमें समाज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है? तो समाज की महत्वपूर्ण भूमिका या संस्कृति की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मानने वाले जो थे वो वाइगॉत्स्की थे, ठीक है? बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा कि अ, जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पर भाषा को सिखाने का, भाषा को एक शिक्षण करने का, उसको भाषा को, लैंग्वेज को टीच करने का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? तो वो ये रहेगा कि दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और अपनी बात कहना, ठीक है? तो दूसरों की बातों को जब हम धैर्य से सुनते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य भाषा सिखाने का हो जाता है, ठीक है? तो नंबर 58 यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहेगा कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। तो भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां हैं, यानी कि त्रुटियों को हम गलतियां भी बोल देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एग्जाम में त्रुटियां लिखा हो गया होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि त्रुटियां होती क्या हैं, ठीक है? तो त्रुटियां जो हैं वो गलतियां होती हैं, ठीक है? तो भाषा जब सीखी जाती है तो उसमें जब गलतियां होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? सबसे पहली तो बात ये है कि बच्चा अगर कोई गलती भी कर देता है तो आपने उसको गलती नहीं मानना है बच्चे की, एक सीखने की प्रक्रिया ही मानना है, ठीक है? जो आपको पता है कि सीखने की प्रक्रिया में ये एक स्वाभाविक हिस्सा है कि गलती होगी ही होगी। अच्छा, एक उदाहरण के रूप में मैं अगर आपको समझाऊँ तो जैसे मान लो कि आप ड्राइविंग की बात करते हैं, चलो अच्छा ना, तो आप मान लो कि आप स्कूटी को चलाना सीख रहे हो, राइड करना सीख रहे हो, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप पहले ही दिन जाओगे और सीधा स्कूटी पे बैठोगे और चलाने लग पड़ोगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें आपको धीरे-धीरे करके ही आप पहले गलती करोगे, ठीक है? आपको जैसे मान लो कि एक उदाहरण देती हूँ कि स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, कई बार नॉर्मल हो जाएगी, तो वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि जो गलतियाँ हैं, जब भी हम भाषा की, यहाँ तो हम भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ जैसे कि किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो उसमें गलती होना स्वाभाविक ही है, ठीक है? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा जो है वो गलती ही है, ठीक है? त्रुटियाँ ही हैं। तो लैंग्वेज को सीखने में भी सेम ऐसा ही बात है कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो जो गलती है उसका होना जो है वो स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है कि बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता की व संस्कृति की का अभिन्न अंग भी है, ठीक है? बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लैंग्वेज, लैंग्वेलिज्म जो है वो हमारी पहचान है और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, ठीक है? बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर जब हम पढ़ना सीखते हैं तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या रहेगा? तो उसमें सबसे जो कम महत्वपूर्ण रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा कि वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षरों की पहचान, ठीक है? प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ना सीखते हैं बच्चे, तो बच्चों को सबसे पहले तो जो अक्षर हैं, जो वर्ड्स हैं, उनकी पहचान करवाना बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हो जाता है, ठीक है? जैसे कि पढ़ना सिखाने में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है तो अक्षरों की पहचान जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि इसका एक कोटेशन भी दे रखी है कि क्यों होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जो संदर्भ व अर्थ उनका अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है, वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग नंबर 7। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है। 10 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है कि उच्च प्राथमिक और विविध संदर्भ। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हम 61 से लेकर जब भी हम आगे मिक्स्ड PYQs जो है वो रीड करेंगे, तो जो मिक्स्ड PYQ हैं वो ये रहेंगे कि 61 से लेकर भाषा की। अब यहाँ से हम जो PYQs हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं करेंगे, बाकी भी और भी किसी भी टॉपिक से हम जो भी PYQs हमें दिखेंगे वो हम रीड करेंगे। ठीक है, आगे तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक जो होती है, लैंग्वेज की जो एक बुक होती है, उसमें ऐसे टॉपिक रखे जाने चाहिए जो कि बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ठीक है, तो ये तो सभी जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज की ही बुक पर ये इम्प्लीमेंट होता है, ये सभी बुक्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है कि बच्चों के जो परिवेश है, आसपास का जो वातावरण है, उससे ही जुड़ी जो है वो बच्चों की बुक्स जो है वो होनी चाहिए। तो भाषा की अगर बात पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा कि बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ। तो भाषा की कक्षा जो होती है, यानी कि लैंग्वेज की जो क्लास होती है, उसमें जो कहानियाँ हैं, उसमें जो एक स्टोरीज हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, तो स्टोरीज का रोल होता है विभिन्न भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। ठीक है, तो बच्चे सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो इसलिए स्टोरीज जो हैं वो भाषा की कक्षा में रखी जाती हैं। जैसे भाषा इंग्लिश में भी स्टोरीज होती हैं, आपको पता है किसी भी भाषा में जो है वो स्टोरीज होती हैं, तो इसलिए रखी जाती हैं कि बच्चे का जो चिंतन का लेवल है, बच्चे का जो एक स्मरण शक्ति है, या विभिन्न भाषाई संरचनाएं जो है बच्चे में, उसमें जो है वो अधिक संभावनाएं उसकी बढ़ जाए, बच्चा जो है वो एक चिंतनशील जो परिवेश है बच्चे को वो मिल सके। ठीक है, तो इसलिए जो है वो स्टोरीज का अधिक रोल जो है वो रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो आपने नेगेटिव टर्म का वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पर रटना जब वाला जो है वो नेगेटिव टर्म का वर्ड है। मैं आपको बता चुकी हूँ, कंठस्थ करना और रटना दोनों ही सेम वर्ड है। तो यहाँ पर व्याकरणिक नियमों को रटना ये हमारा नेगेटिव टर्म का वर्ड है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है, तो हमने नेगेटिव टर्म का ही वर्ड ढूंढना है। तो व्याकरणिक नियमों को रटना एक नेगेटिव टर्म का वर्ड है, इसलिए द्वितीय भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे जो कम महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगी, यानी कि भाषा की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक, बी ऑप्शन। परिवेश और पद्धति अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, परिवेश और पद्धति जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है, केवल भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है वो उसका कम जो रोल है वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मातृभाषा में शिक्षा से। तो मातृभाषा जो हमारी जो मदर लैंग्वेज है, मदर जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसमें मातृभाषा जो है उसमें जो है उसमें शिक्षा से क्या होगा, तो उसमें शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी। ठीक है, और शिक्षार्थियों की अधिक प्रतिभागिता होगी। ठीक है, जो भी बच्चे जो दूसरी लैंग्वेज जो भी हम स्कूल में सिखा रहे हैं उसको अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं, तो बच्चा जो है वो कंफर्ट फील करेगा अपनी भाषा में। जब हम उसको घर की ही भाषा में, उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाएंगे, तो बच्चा जो है एक कंफर्ट फील करेगा और अधिक से अधिक प्रतिभागिता जो है वो शो करेगा अपनी क्लास में। ठीक है, और कक्षा में वो पढ़ाई करने में भी सुविधा रहेगी कि बच्चे जो है वो उसी लैंग्वेज में सीख रहे हैं जिसमें वो बच्चा जो है वो सीखना चाहता है, बेहतर परिणाम निकलेंगे। ठीक है, तो सभी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के ठीक रहेंगे कि मातृभाषा में अगर हम शिक्षा बच्चे को देते हैं तो सभी ऑप्शन जो है वो ठीक रहेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के लिए डैश है। तो शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के लिए डैश क्या है, तो वो रहेगी अनुकरण के लिए आदर्श रूप से प्रस्तुत करती है।
तो अनुकरण के लिए आदर्श रूप जो है वो प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो जब एक टीचर जो है वो लैंग्वेज टीचर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर भाषा की ही बात कर रहे हैं। तो जब एक लैंग्वेज टीचर जो है वो अच्छे से उस भाषा का प्रयोग करेगा, उस भाषा को बहुत बेहतर तरीके से इफेक्टिव वे से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा, तो बच्चे जो हैं उस चीज़ का अनुकरण करेंगे, ठीक है। बच्चों के लिए वो आदर्श रूप हो जाएगा, आइडल मानेंगे उस चीज़ को और अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है बच्चों में अनुकरण करने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो बच्चे जो हैं वो अनुकरण के लिए आदर्श रूप जो है वो प्रस्तुत होगा इस चीज़ का कि जो टीचर है वो इस लैंग्वेज को बहुत इफेक्टिव वे से जो है वो प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। तो संदर्भ में जो व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण को पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाना चाहिए। तो व्याकरण को पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी जो है वो निहितार्थ, शैक्षिक निहितार्थ इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि उन्हें, तो बच्चों में जब लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो की जाती है, तो ये ज़रूरी है कि उन्हें क्या, तो उन्हें भाषा प्रयोग के अवसर देना, ठीक है। उन्हें भाषा के प्रयोग के अवसर देना जी, ठीक है। तो बच्चों में भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को अवसर दें हम, कि स्कूल में भी जैसे मान लो कि बच्चा क्लास में ही है तो हम बच्चे को एक किसी स्टोरी को सुना दे पहले, फिर उससे बच्चे से पूछें कि चलो आप अपनी जो भी आपने अभी स्टोरी सुनी उसको आप सुनाओ अभी, या अपनी जो भी आपको स्कूल में भाषा सिखाई जाती है उसमें उसको प्रयोग करके कोई कहानी लिखो, कोई कविता सुनाओ, ठीक है। तो इस तरह के अवसर अगर उन्हें दिए जाते रहें तो बच्चों की जो लैंग्वेज है वो अच्छे से डेवलप जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, तो क्या जानना होगा? सतत जो आकलन है बच्चों में तो उसका उसका जानना ये होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है कि बच्चों ने कैसे सीखा है, ठीक है। तो सतत आकलन करने का यानी कि सीसीई करने का यही उद्देश्य रहता है कि बच्चों को ने कैसे सीखा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, ये सभी भी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि साहित्य की किस विधा में शिक्षक ने स्वस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो साहित्य की किस विधा में स्वस्वर पठन जो है वो सर्वाधिक उपेक्षित माना जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी एकांकी, ठीक है। एकांकी या नाटक में संवाद होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो स्वस्वर पठन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि आप एक एकांकी या नाटक को पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को कैरेक्टर्स बांट सकते हैं, जैसे कि उसमें वहाँ पे कोई जो 2 या 3 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो एक बच्चे को एक का रोल दे दिया जाए, दूसरे को दूसरे का रोल दे दिया जाए, तीसरे को तीसरे का। तो बच्चे इस तरह से बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके उस पाठ को रीड करेंगे और बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर भाषा जो लैंग्वेज टीचिंग है उसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव उसका नहीं है। तो जब नहीं की बात आती है तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आपने पहले ही नेगेटिव टर्म का वर्ड ढूंढना है। तो नेगेटिव टर्म यहाँ पे आ जाती है कंठस्थ करना। तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये हमारा नेगेटिव टर्म का वर्ड रहेगा। तो ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने नेगेटिव टर्म का ही वर्ड, अगर पूछा गया है क्वेश्चन में नहीं, तो आपने क्वेश्चन में भी नेगेटिव टर्म का ही वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन का आंसर है वो ढूंढना आसान हो जाएगा। तो वर्णमाला को को क्रम से कंठस्थ करना ये बिल्कुल भी उद्देश्य इसका नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस प्रकार की कहानी का चयन करेंगे, ठीक है। तो कक्षा 1 और 2 यानी कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए किस तरह की कहानी का चयन आप करेंगे, ठीक है। तो आप मान लो कि आप टीचर हो, तो आपने पहली और दूसरी के बच्चों को अगर कोई कहानी सुनानी है तो आप किस तरह की कहानी को चूज करेंगे? तो जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, ठीक है। तो शब्द भी हों, वाक्य भी हों छोटे छोटे, और घटनाओं, जो भी घटनाएं उस नाटक में या उस कहानी में घटित हो रही हैं उनका शैली चित्रात्मक हो, ठीक है। तो इस तरह की कहानी का हम चयन करेंगे, ठीक है, अगर टीचर के रूप में।
नेक्स्ट है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। तो पढ़ना जो सीखने के लिए उपकौशल की आवश्यकता नहीं है। तो वर्णमाला याद करने का कौशल, ठीक है, ये पढ़ना सीखने के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। याद वर्णमाला याद करने का कौशल, इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी अनिवार्य ये चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः डैश पर निर्भर करनी चाहिए। तो भाषा शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के स्तर, आयु और प्रकरण के ऊपर, ठीक है। बच्चों के स्तर, आयु और प्रकरण के ऊपर जो है वो निर्भर करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि जो हाई प्राइमरी लेवल होगा उसमें भाषा शिक्षण लैंग्वेज टीचिंग का उद्देश्य क्या होगा? तो उसमें लैंग्वेज टीचिंग का उद्देश्य होगा कि बच्चों भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध से समझने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। भाषा कितनी सुंदर है उसको बच्चे जो है वो समझ पाएँ, ठीक है। उसको कितनी वर्डों को जो शब्द हैं या वाक्य हैं उनको कितने अच्छे से बच्चे जो है वो सजा पाते हैं, इस चीज़ की क्षमता का बच्चों में विकास करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 76 नंबर कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। तो भाषा का जो अ, अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। तो वो क्या रहेगा? सी ऑप्शन, समाज के बाहर बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाषा का अस्तित्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। तो भाषाई खेलें जो भी लैंग्वेजेस जो एक तरह से खेलें होती हैं उनका आयोजन मुख्यतः क्या होता है? तो उनका आयोजन रोचकता और जोश को लाता है, ठीक है। जब हम भाषा के रूप में एक चीज़ को हम उसका आयोजन करते हैं तो उसमें रोचकता और जोश जो है वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 78 नंबर की किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन जो है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन जो है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने नेगेटिव टर्म का वर्ड जो है वो ढूंढना है। तो ये रुचि उत्पन्न करना ये तो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। भाषा को सहज रूप में सुधार कर सकते हैं, ये भी सही रहेगा। आगे थोड़ा सा पढ़ा नहीं जा रहा है तो इसका उत्तर, सॉरी पीछे रह गया वो क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा 79 क्वेश्चन का कि 79 और 80 क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा कि ऑप्शन नंबर बी पे क्या है कि बच्चे जो हैं वो समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से भाषा में सुधार जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कथन सही है, ठीक है। ये कथन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन में है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो किस प्रकार की सामग्री जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वो है ऑप्शन नंबर सी, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ठीक है। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ठीक है, ये बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 81 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो अगर आप मान लो कि आप एक लैंग्वेज टीचर हो तो आपके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती रहेगी वो क्या रहेगी? तो वो चुनौती रहेगी बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, ठीक है। एक मल्टी लैंग्वेजेस जो क्लास है, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज जो क्लास है उसमें शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती एक भाषा शिक्षक के लिए रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण में इकाई योजना यूनिट प्लान जो है उसका मुख्य लाभ है। तो यूनिट प्लानिंग का जो मुख्य लाभ है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी कि यह विषय वस्तु को व्यवस्थित और व्यापक
रूप से प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये विषय वस्तु को व्यवस्थित और व्यापक रूप से प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है कि बच्चे प्रारंभ से ही डैश होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं? शुरू से ही बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? तो बच्चे जो हैं वो शुरू से ही, ऑप्शन नंबर सी, बहुभाषिक होते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से भी बहुभाषिकता के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए भाषा विकास की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उनका जो एक बहुभाषिकता के ऊपर जो रहता है वो क्या होगा? तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी, मानसिक रूप से बहुभाषिकता, द्विभाषी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बहुभाषिक। मानसिक रूप से वे बहुभाषिकता के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर डी, बाल साहित्य। ठीक है, तो बाल साहित्य जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि भाषा सीखने की सिखाने में आप सबसे कम महत्व देंगे। तो किसको सबसे ज़्यादा कम महत्व देंगे? तो सबसे कम जो महत्व दिया जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई, भाषा की पाठ्य पुस्तक के ऊपर। ठीक है, लैंग्वेज की एक बुक जो है उसके ऊपर सबसे कम ध्यान जो है वो दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि पढ़ने की कुशलता पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी है कि, तो पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए क्या ज़रूरी है? कि बच्चों की को विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बच्चों को विविध प्रकार की सामग्री जो है वो उपलब्ध करवाई जाए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कि भाषा एक डैश विषय है। भाषा एक डैश विषय है। तो भाषा क्या है? भाषा एक व्यवहारिक विषय है। ठीक है, व्यवहारिक विषय है। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अस्तित्व में कौन सबसे कम प्रभावशाली है? तो सबसे कम प्रभावशाली पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नों के उत्तर लिखना, क्योंकि यह रटने पर अधिक जोर देता है। ठीक है, तो प्रश्नों के उत्तर लिखना जो है वो सबसे कम प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि ये रटने पर जोर देगा। बाकी परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना, संवाद अदायगी, ये सभी जो है इनके ऊपर बहुत कम संभावना होगी कि बच्चा जो है वो उस चीज़ को रटेगा। बाकी अगर हम क्वेश्चनों के आंसर लिखने को बच्चे को दे देते हैं तो जरूरी नहीं है कि बच्चे ने जो भी क्वेश्चन पढ़ने हैं वो बच्चा उनको रट भी सकते हैं। ठीक है, तो रटना जो है वो कोई नेगेटिव टर्म हो जाएगी। तो सबसे कम प्रभावशाली यही चीज़ रहेगी कि प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहना। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का के आकलन में सबसे अधिक सहायक है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के में सबसे जो सहायक है, अधिक सहायक है, वो क्या है? तो वो क्या सहायक है सबसे ज़्यादा? तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में था, देख लेते हैं क्या था। ऑप्शन नंबर ए में था पोर्टफोलियो। ठीक है, भाषा सबसे अधिक सहायक। ठीक है, तो पोर्टफोलियो रहेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो ये सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा अधिक सहायक रहेगा। बाकी नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि जो है वो मातृभाषा के माध्यम से मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूरी भाषा सीखने में मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड जो है वो दूसरी भाषा सीखने में मदद करती है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा इसका उत्तर रहेगा। बाकी 91 नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः डैश के लिए होना चाहिए। तो भाषा में आकलन का मुख्य प्रयोग जो है वो मुख्यतः डैश के लिए होना चाहिए। तो वो किस चीज़ के लिए होना चाहिए? बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाने के लिए बच्चों में मुख्यतः ये प्रयोग जो है वो होना चाहिए। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड जो है उसका प्रयोग मुख्य रूप से होता है। तो कहाँ पर होता है? उसका प्रयोग जो है वो नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, तो रूल टू एग्जाम्पल की ओर होता है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, बाकी आगमन विधि मैंने आपको बता दी है। इंडक्टिव मेथड जो है वो एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलता है। बाकी ये जो है डिडक्टिव मेथड जो है ये रूल टू एग्जाम्पल की ओर चलता है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक
स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि तो प्राइमरी लेवल पर जब कविताएं पढ़ाई जाती हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य लय और ताल का आनंद लेना। ठीक है, बच्चों में आपने देखा होगा कि एक टीचर जो है वो एक्टिंग कर करके उस चीज़ को बच्चों को कविता उसको पढ़ाती है। जैसे बचपन में एक कंपलसरी जो पोइम थी वो मछली जल की रानी है, तो कैसे बच्चों को समझाया जाता है एक्टिंग करके कि उसमें बच्चों को सिर्फ आनंद देना उसका सबसे ज़्यादा कविता का उद्देश्य रहता है। ठीक है, लय और आनंद, जो लय और ताल उसमें बनता है उसका आनंद देना, बच्चों को उस चीज़ का इंजॉय करवाना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है प्राथमिक स्तर पर कविता को पढ़ाने का। नेक्स्ट है कि पाठ पढ़ने के बाद अभ्यास प्रश्न देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पाठ को जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो जो बच्चे को अभ्यास कार्य दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, उसका क्यों क्या उद्देश्य रहता है? ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कि क्यों दिया जाता है बच्चे को। तो बच्चों में पाठ कितना समझ आया है इसकी जांच करना। ठीक है, इसलिए इसीलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ये समझ में आ जाए कि बच्चों ने जो पाठ है जो पढ़ा हमने लेसन उसको पढ़ा, उसमें बच्चा जो है वो कितना उस लेसन को समझ पाया है। ठीक है, इसीलिए जो वो है वो एंड में अभ्यास प्रश्न जो है वो बच्चे को दिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आगे है, ये है कि भाषा शिक्षण का आधारभूत कौशल है। तो भाषा शिक्षण लैंग्वेज जो लर्निंग है उसका आधारभूत कौशल क्या है? ऑप्शन नंबर सी, LSRW। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि एल से लर्निंग, ठीक है, एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग और डब्ल्यू से राइटिंग। ठीक है, तो LSRW ये जो हैं वो स्किल्स हैं एक लैंग्वेज टीचिंग के। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मेन आपस में अंतः संबंधित भी होते हैं। ठीक है, बच्चा सुनेगा तभी बोलेगा, और जब बोलेगा तभी पढ़ेगा, वो पढ़ेगा तो तभी तो लिखेगा, तो ये आपस में इंटरलेट भी होते हैं। ठीक है, तो ये आधारभूत कौशल है भाषा सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 96 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रहेगा, सॉरी 96 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा पीछे रह गया। 96 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रहेगा कि जो भाषा है उसमें एक भाषा शिक्षक में को बच्चों में डैश का विकास करना चाहिए। तो बच्चों में किस चीज़ का विकास करना चाहिए एक भाषा शिक्षक को? तो बच्चों में विकास करना चाहिए जो भाषा शिक्षक है उसमें बच्चों में रटने की प्रवृत्ति, ये तो नहीं होगा, केवल लिखने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा भाषा का प्रयोग की मौलिकता और सृजनात्मकता। ठीक है, तो भाषा शिक्षक जो है वो एक सृजनात्मक बच्चे को बनाएगा, एक क्रिएटिव बच्चे को बनाएगा, और भाषा प्रयोग की मौलिकता कि कैसे भाषा का किस कहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग करना है, किस प्रकार से भाषा को सहज बनाना है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा एक लैंग्वेज टीचर का रोल जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सतत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो सतत विकास का सतत मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो ये रहेगा कि यह पता लगाना कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, ये इस चीज़ का पता लगाना ही सतत मूल्यांकन का उद्देश्य रहता है। ठीक है, 98 नंबर का क्वेश्चन है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में जो भाषा शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, तो भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक जो है अवसर प्रयोग करने चाहिए बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में, ये एक शिक्षक को ये करना चाहिए। मौन पठन जो साइलेंट रीडिंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। ठीक है, जब हम आंखों से बिल्कुल मन से पढ़ते हैं तो वो साइलेंट रीडिंग होती है, तो उसमें बच्चे जो हैं वो अर्थ को ज़्यादा समझ पाते हैं। अगर हम सस्वर पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सस्वर पाठ में हम जो है वो लाउड रीडिंग में हम जो है वो उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जो इफेक्टिव रहता है वो साइलेंट रीडिंग ही रहता है, क्योंकि उसमें अर्थ ग्रहण करते हुए उस चीज़ को पढ़ा जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है वो मौन पठन जो है वो करवाया जाता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां एरर्स जो होती हैं वो क्या दर्शाती हैं? तो भाषा सीखने में की प्रक्रिया में जो भी त्रुटियां एरर्स गलतियां होती हैं वो क्या दर्शाती हैं कि सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य पड़ाव
ठीक है, सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य पड़ाव। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सी टैट की इसी तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको सी टैट के करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो सी टैट जुलाई 2026 के प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास का जो बेनिफिट है वो उठा पाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।